हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि 2025-26 में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने नंबर में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे इस साल 10th में रहे होंगे, यानी 2024-25 का पूरा सेशन आपका समाप्त हो गया, सभी विषय की परीक्षाएं हो गई, आपका पूरा परीक्षा आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको रिजल्ट का इंतजार होगा और कुछ समय बाद आपका रिजल्ट भी आगे आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं, उनको यह जानना जरूरी है कि 2025-26 में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। इन सभी बिंदुओं पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को मैं आपको बताने वाला हूं। और यह वीडियो, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2025-26 यानी 2026 में जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपका सिलेबस क्या होगा, प्रत्येक चैप्टर कितने मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय गणित और कक्षा 10। ठीक है, समय जो होगा आपका 3 घंटे का। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 70 अंक के लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10 कुल 33 अंक होंगे। इसका मतलब समझिए, यानी 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा। जो बोर्ड परीक्षा आप देंगे तो 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है ना, जो प्रयोग आप करते हैं उस प्रयोग का जो फाइल वाइल आप बनाते हैं उसका होगा। और 70 नंबर का आपका रिटेन पेपर होगा। तो 70 में आपको 23 नंबर पासिंग चाहिए और 30 में आपको 10 नंबर चाहिए। टोटल आपको पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर चाहिए, यह कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो मैथ का बुक होगा वह 7 इकाइयों में बटा होगा। फर्स्ट इकाई देखिए, इकाई फर्स्ट, जिसमें संख्या पद्धति हो गया। ठीक है, इकाई फर्स्ट में आपका संख्या पद्धति होगा और वह आपकी परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाएगा। अभी इसके अंतर्गत यह भी बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा जो इकाई होगा यहाँ पे वह होगा आपका बीजगणित। और बीजगणित आपकी परीक्षा में सबसे अधिक मार्क्स का आता है, वह है आपका 18 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का बीजगणित पूछा जाएगा। थर्ड जो इकाई होगी वह होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति आपकी परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बाद आपका आता है ज्यामिति, और ज्यामिति आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर आपका आता है त्रिकोणमिति। ठीक है, जो इकाई 5 होगा वह होगा आपका त्रिकोणमिति और यह आपकी परीक्षा में 12 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। और लास्ट जो इकाई होगी, इकाई 7, वह है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता और यह आपकी परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो टोटल आपका 70 होगा, यानी 70 नंबर का आपका लिखित जो पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या यह एक एक चैप्टर ऐसे ही बस 7 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारे 70 नंबर हो जाएंगे? तो नहीं, इन इकाइयों के अंतर्गत कुछ चैप्टर भी हैं, उन चैप्टर को पढ़ना है आपको और पूरा आप पढ़ेंगे तब आपका उतने मार्क्स का कंप्लीट होगा। तो चलिए उन चैप्टर को भी देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं उन चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, बुक में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपको ध्यान देना है कि किन किन पॉइंटों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले है इकाई फर्स्ट संख्या पद्धति। ठीक है, इकाई फर्स्ट संख्या पद्धति। अब उसमें क्या है, पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, आपके बुक का पहला ही चैप्टर है। इसमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है आपको? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी उदाहरण सहित √2, √3, √5 जो आपको सिद्ध करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो उसको आपको पढ़ना है। फिर क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। सत्यापन का मतलब वही आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। तो आपको केवल एक लेसन ही पढ़ना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा। अब जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और यह सबसे अधिक मार्क्स का पूछता है, 18 नंबर का यह पूछता है, वह है बीजगणित। अब बीजगणित में कौन कौन से लेसन आएंगे? ठीक है, बीजगणित में कौन कौन से लेसन आएंगे? तो देखिए, बीजगणित में सबसे पहला आएगा बहुपद। ठीक है, बहुपद के बाद आपका आता है, इसमें देखिए टोटल 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से हैं दिखाते हैं आपको। देखिए, बहुपद, फिर आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर आपका द्विघात समीकरण और फिर आपका समांतर श्रेणी। यह 4 चैप्टर पढ़ेंगे आप तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुपद में क्या पढ़ना है? बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। ठीक है, बहुपद में आपको इन 2 चीज़ों को पढ़ना है। पहले ग्राफ आदि का होता था, वह चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर दूसरा जो चैप्टर आता है यहाँ पे इस इकाई में, दूसरा जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके बुक का तीसरा चैप्टर है और इस इकाई का दूसरा चैप्टर। इसमें क्या पढ़ना है? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि,
यानी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि का प्रयोग कौन कौन सा करेंगे, कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। केवल इन्हीं दोनों विधियों को पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और कोई विधि नहीं पढ़नी है, जैसे वज्र गुणनखंड और भी विधियां होती हैं, तो उन विधियों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन्हीं दोनों विधियों को पढ़ना है, ठीक है। चौथा चैप्टर आपके बुक का और इस इकाई का तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a = नॉट 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, यानी गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण होंगे उसका हल कैसे निकालें। फिर आपका द्विघात समीकरणों का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति, यानी विविधकर निकालना और मूलों की प्रकृति, यानी मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे यह बताना, के बीच संबंध, ठीक है। फिर आपका द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, यानी द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है और उस पर जो आधारित प्रश्न होंगे उसको आपको जानना है, ठीक है। फिर आपका आता है समांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है, ये आपकी बुक का 5वां चैप्टर और इस इकाई का चौथा चैप्टर। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। फिर आपका सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, यह आपको समांतर श्रेणी में पढ़ना है। अब इस इकाई में अगर इन चारों चैप्टर को आप अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरा 18 नंबर का यह चैप्टर है और सबसे अधिक मार्क्स का है, यह पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तो इस इकाई को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपका इसके पहले जो डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की बुक है वह पूरी तरह से कंप्लीट कर दी गई, यानी सभी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया उस पर, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते होंगे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से किसी भी चैप्टर को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यह आपका 5 नंबर का है प्रश्न, ठीक है। आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। रेखा द्विविमीय, इसमें क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, ठीक है। यह आपका इस चैप्टर में आएगा, आपके बुक में यह 7वां चैप्टर है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, यह आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है और यह 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर आपका आता है इकाई 4। इकाई 4 ज्यामिति, और यह आपकी परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यह जानना जरूरी है। तो इस इकाई का पहला चैप्टर है त्रिभुज, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 होगा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, ठीक है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, और भी आगे भी है, आपको दिखाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या और पूछा हुआ है। अब देखिए इस चैप्टर में और कौन कौन से बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है, तो वह देखिए। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी जो थेल्स का प्रमेय है वह आपको पढ़ना है। त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसका जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय का। यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक एक युग्म अनुपातिक और अंतरित कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, या समरूप होने के लिए कंडीशन है। यानी यह सभी प्रमेय हैं आपकी, जो कि इस चैप्टर में आपको त्रिभुज चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यह भी आपका एक प्रमेय है। और फिर क्या है आपका कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर 6 यानी जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें इन सभी बिंदुओं को आपको पढ़ना है, इन सभी पॉइंटों को। फिर आपका आता है इसमें जो दूसरा चैप्टर आता है वृत्त, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो वृत्त चैप्टर जो आपका है वो आपका चैप्टर नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह पढ़ना है, ठीक है। ये आपका प्रमेय है। फिर आपका किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पे पहला क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। और दूसरा है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये आपका प्रमेय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वाला, ठीक है। और ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछता भी है, सिद्ध करने के लिए देता भी है। तो इन बिंदुओं को पढ़ना है और यह चैप्टर आपका 10 मार्क्स का था, पीछे हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आपका आता है इकाई 5। इकाई 5 में देखिए किन किन पॉइंटों को आपको पढ़ना है, और इकाई 5 आपकी परीक्षा में 12 नंबर में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी परीक्षा में 12 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इकाई 5 में आपका त्रिकोणमिति है, ठीक है। त्रिकोणमिति जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 8 होगा। अब त्रिकोणमिति का परिचय, अब त्रिकोणमिति के परिचय में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0, 90 उनके बीच संबंध,
और दूसरा इसमें पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। यानी आप जो सर्वसमीका के जो फार्मूले होते हैं एक आपको दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं उनको पढ़ना है और उनका अनुप्रयोग पढ़ना है। फिर आपका अगला जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में क्या क्या पढ़ना है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न यानी उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी उसमें जो त्रिभुज होंगे वह दो समकोण से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर आपका उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 होने चाहिए, यानी आपके परीक्षा में जो पूछा जाएगा 30, 45 और 60 के अवनमन कोण दिए गए होंगे। ठीक है, उन्नयन या अवनमन कोण। ठीक है, तो यह आपका हो गया इकाई 5 और इतना आप पढ़ लेंगे तो यह आपकी परीक्षा में 12 नंबर का पूछा जाएगा इन चैप्टर से मिलाकर। ठीक है, अगला आता है आपका मेंसुरेशन और यह आपकी परीक्षा में 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी 2026 की परीक्षा में यह 10 नंबर का पूछा जाएगा। एक एक सिलेबस को आपको बता देते हैं ताकि जब आप अगली क्लास में जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इन सभी बिंदुओं को समझ लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपकी परीक्षा में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, तो फिर आपका मेहनत जो है बेकार जाएगा। इकाई 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आपका चैप्टर नंबर 11 होगा आपकी बुक में। उसमें क्या पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, यानी वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दूसरा जो इसमें चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु। मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, यानी इससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी जो प्रश्न होंगे आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा जाएगा, घन का, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला का, लंबवृत्तीय बेलन का, शंकु का। और मिश्रित प्रश्न का मतलब कि दो भिन्न तरह के ठोस संयोजन, यानी इनमें से किसी भी दो को मिलाकर कोई आकृति बनेगी और उसका आपको क्षेत्रफल और आयतन आपको बताना रहेगा, इससे अधिक नहीं कुछ पूछा जाएगा इस भाग में। ठीक है, और यह इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाएगा। और अक्सर इस पार्ट से जो ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है 6 नंबर का प्रश्न सीधा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस भाग को बिल्कुल सीरियसली आप अच्छी तरह करिएगा। अगला और सबसे अंतिम जो इकाई है बच्चों वह है आपका इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। यह आपका लास्ट का चैप्टर है, लास्ट के दोनों चैप्टर हैं 13 और 14। ठीक है, और यह आपकी परीक्षा में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 10 नंबर में इन दोनों चैप्टर से मिलाकर 10 नंबर का पूछता है। सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। ठीक है, यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक अब क्या होते हैं, यह सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, प्रायिकता, तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये आपको प्रायिकता में पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे तो ये 10 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका बच्चों पूरा सिलेबस था। जब भी आप पढ़ने जाएं तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपना पता होना चाहिए कि आपकी 2026 परीक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। नीचे आप यह जो चीज़ें दिख रहे हैं यह आपका है, यहाँ पे यह आपका प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी जो आप प्रैक्टिकल का कार्य है, जो फाइल आदि आप तैयार करती हैं, यह उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे तो यह बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट कार्य आपके स्कूल द्वारा अपने हिसाब से कराया जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से मतलब स्कूल वालों को जिस हिसाब से जैसे करवाना है, स्कूल वाले अपने हिसाब से फाइल लिखवाना या प्रैक्टिकल का जो काम है वो अपने हिसाब से देते हैं। तो इसलिए आपको यह स्कूल के द्वारा फॉलो करना है। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इसके हिसाब से स्कूल वाले नॉर्मली कराते नहीं हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगस्त में दिया है कि इतने इतने मार्क्स का ऐसे करना है, दिसंबर में ऐसे, चाहे जुलाई में ऐसे, तो इस हिसाब से हो नहीं पाता है। वह अपने हिसाब से स्कूल वाले इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य आपको स्कूल के आधार पर करना है और प्रोजेक्ट कार्य का आपको परीक्षा में 30 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स आपके मिलते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स मिलाकर सभी सब्जेक्ट के टोटल 180 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। यानी प्रोजेक्ट कार्य आपका टोटल 180 नंबर का होता है। 6 पेपर होंगे, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे 30 में तो 6 3 18 और यह 0 180 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो इसको भी आपको बिल्कुल सीरियसली करना है ताकि आपको इसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यह आपका पूरा सिलेबस था बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है यह जान लीजिए कि आपको प्रत्येक दिन, ठीक है, अगर आप अभी से पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन केवल 40 से 45 मिनट, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं या अगर पूरे सब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम वीक में 2 दिन, ठीक है, मैथ हुआ आपका और साइंस हुआ जो मेन सब्जेक्ट हैं इसको रेगुलर तौर पे पढ़िए।
अगर 1 घंटा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं 1 घंटा कर पाते हैं तो 45 मिनट या 50 मिनट, 45 मिनट से 50 मिनट तक आप मैथ और साइंस को प्रत्येक दिन पढ़िए, ठीक है। बाकी जो आपके हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, अगर आप वीक में 2 दिन या 3 दिन भी देख लेते हैं, ठीक है, यही समय आपका 45 मिनट या 50 मिनट, आप हाफ एन आवर अगर आपके पास समय है, आप केवल 25 मिनट 30 मिनट जो है उन सब्जेक्टों को देख लेते हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उन सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप बिल्कुल अभी से अगर इतना भी आप तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते आपके पास सारे प्रश्न अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, मैथ आपका चूंकि प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, तो प्रत्येक दिन इसको कम से कम 1 घंटा प्रयास करिए। अगर 1 घंटा नहीं समय मिलता है तब मैं 45 से 50 मिनट बोला हूं, अगर आपके पास समय है तो 1 घंटा प्रत्येक दिन प्रयास करिए कि आप मैथ और साइंस को जरूर पढ़िए। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका आर्ट है तो वह बनाने वाला सब्जेक्ट है, जब इन सभी चीज़ों से बोर हो जाइए तो आर्ट का वर्क कर लीजिए। रह गई बात आपकी हिंदी और इंग्लिश की, तो अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेगुलर नहीं टाइम मिल रहा है तो आपको केवल हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर आपको वीक में 2 दिन कम से कम पढ़ना है इंग्लिश और हिंदी को अभी फिलहाल में, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे मेन चीज़ देखिए, वह बच्चे आगे कैसे हो जाते हैं, जो आप जून का समय होता है, मई और जून, ठीक है, जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं मई और जून के महीने में, ठीक है ना, मई और जून। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जून को पूरा छुट्टी में निकाल देते हैं, छुट्टी है, पढ़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो जून का समय अगर आप पूरी तरह से निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए समय कम पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मई जून में भी आपको निरंतर कार्य करते रहना है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं बहुत अधिक पढ़ना है, लेकिन यह आपका छुट्टी का समय होता है, जून पूरा छुट्टी होता है, मई में भी कुछ समय आपको छुट्टी का मिलता है। तो उन समय में आपको घर पे बहुत नहीं तो कम से कम 2 से 3 घंटे, ठीक है, 2 से 3 घंटे आपको रेगुलर तौर पर पढ़ते रहना है। सभी सब्जेक्ट को अगर आप नहीं करते हैं तो कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन आप पढ़ते रहिए, ठीक है। 2 से 3 घंटे अगर आप करेंगे तो आप उन बच्चों से आगे होंगे जो बच्चे रेगुलर तौर पे वर्क नहीं करते हैं या जून के समय में इधर उधर घूमने या कहीं पे चले जाते हैं और उनका पूरा समय लॉस हो जाता है। तो आप केवल 2-3 घंटे आप मेहनत करते रहें इन दोनों महीनों में स्पेशली, तो आप अन्य विद्यार्थियों से आप आगे निकल सकते हैं। ये आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।